हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द फोर्थ लेक्चर ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स, चैप्टर ऑफ साइकेट्री। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था डिलेरियम के बारे में। डिलेरियम क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो डिमेंशिया से अलग होता है, उसके एटियोलॉजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू ब्रेन डैमेज, डिसफंक्शन एंड फिजिकल डिजीजेज। मींस यहाँ पे कह रहा है कि वैसा मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि जो है ब्रेन डैमेज के कारण, ब्रेन डिसफंक्शन के कारण या फिर फिजिकल डिजीज के कारण जो है देखने को मिलता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एंड दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर्स। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं जहां पर हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन के रूप में कि इंट्रो क्या है इसका, तो मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज, डिसफंक्शन और फिजिकल डिजीज हैपन व्हेन आवर ब्रेन नॉर्मल फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड बाय द इलनेस, इंजरी एंड टॉक्सिन। क्या कह रहा है यहाँ पर एकदम सिंपल सा चीज कह रहा है और वो कह रहा है कि वैसा मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि ब्रेन डैमेज के कारण हो, ब्रेन डिसफंक्शन के कारण हो, फिजिकल डिजीज के कारण हो, और यहां पर क्या हो रहा है, व्हेन आवर ब्रेन नॉर्मल फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड बाय इलनेस, इंजरी एंड टॉक्सिन्स, और जहां पर जो है हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग जो है डिस्टर्ब होते हैं इलनेस के कारण, इंजरी के कारण एंड टॉक्सिन्स के कारण। ओके, बहुत ही सिंपल से सेम सा चीज है जो कि यहाँ पर टॉपिक पे दिया गया था, वही चीज को जो है यहाँ पर लिख दिया गया है क्योंकि यही कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अनलाइक प्योरली साइकोलॉजिकल कंडीशन, यहाँ पर जो है साइकोलॉजिकल कंडीशन के जैसा जो है चीजें नहीं होंगी। ओके, हियर द रूट कॉज लाइज इन द बॉडी, यहाँ पर जो भी बीमारी के रूट कॉजेज होंगे वो हमारे बॉडीज में ही होंगे और पार्टिकुलरली द ब्रेन, और मेनली रूप से जो है ये ब्रेन में चीजें हो रही होंगी, उस कारण से जो है यहाँ पर जो है मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर लोग ये नहीं समझते हैं कि डिजीज एंड डिसऑर्डर्स में अंतर क्या होता है। बहुत बार बता चुका हूं, डिजीज मींस क्या होता है, यहाँ पे डिस इज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो इंसान अच्छे से जो है आराम नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे इंसान जो है वो परेशान है क्योंकि वहां पर उसको इन्फेक्शन हो गया है, फीवर हो गया है, बीमारी हो गया है। लेकिन जब बात आती है डिसऑर्डर्स का तो यहाँ पर इंसान के ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, इंसान का ऑर्डर बदल रहा है, चाहे वो बोलने का ऑर्डर हो, चलने का ऑर्डर हो, हंसने का ऑर्डर हो, बिहेवियर का ऑर्डर हो, इंटेलिजेंस का ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर अगर बदल रहा है इट इज कॉल्ड द मेंटल डिसऑर्डर। ओके, अब यहाँ पर जो कह रहा है कि ये पार्टिकुलरली ब्रेन में होता है और लीडिंग टू चेंज इन द थिंकिंग, इमोशन एंड बिहेवियर, और इस कारण से क्या देखने को मिलेगा, इंसान के थिंकिंग बदलेंगे, इंसान के इमोशंस बदलेंगे, इंसान के बिहेवियर में चेंज देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने इंट्रो देख लिया, अब यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं ताकि फील कर सके ये क्या होता है। और देखना बहुत जरूरी है, एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं ताकि तुम इसको फील कर पाओ। अब यहाँ पे कह रहा है कि इमेजिन करना है एक 65 ईयर ओल्ड मैन है हु हैड ए सिवियर हेड इंजुरी इन ए रोड एक्सीडेंट, उसको जो है रोड एक्सीडेंट में जो है बहुत ही सिवियर तरीके से जो है हेड इंजुरी हुआ था। अब यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर रिकवरिंग फिजिकली, जो है फिजिकली तरीके से वो रिकवरिंग हो रहा है, हिज फैमिली नोटिस्ड ही बिकम इजिली इरिटेटेड, और उसके फैमिली नोटिस करते हैं कि वो अचानक से जो है बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। फॉरगेट फेमिलियर फेसेस, वो अपने लोगों के नाम को भूल जाते हैं। एंड समटाइम्स स्पोक अबाउट हियरिंग वॉइस, और उसको जो है कभी कभी जो है उसको ऐसे आवाज सुनाई देते हैं जैसे कि उसको कोई कुछ बोल रहा हो, डेट वी आर नॉट देयर, जो कि जो है वहां पे आया ही नहीं, मींस उसको जो है हेलुसिनेशन से भी हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस चेंजेस वे आर नॉट जस्ट स्ट्रेस, और ये सारे चेंजेस जो है सिर्फ स्ट्रेस के कारण तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, दे वेर द रिजल्ट ऑफ ब्रेन डैमेज अफेक्टिंग हिज पर्सनालिटी एंड मेंटल स्टेट, और ये वो रिजल्ट है जो कि ब्रेन डैमेज के कारण जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यही वहां पर जो है इंसान के पर्सनालिटी को, इंसान के मेंटल स्टेट को जो है इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो हम लोग ने देखा इस एग्जांपल में क्या हो रहा था कि इंसान जो है हेड इंजरी हो गया था उसको रोड एक्सीडेंट में, और वहां पर जो है वो फिजिकली तरीके से रिकवर हो ही रहा था, लेकिन वहां पर इंसान को जो है यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर अनुभव करता है कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, फेमिलियर फेसेस को भूल रहा है, या फिर जो है वो उसको जो है कुछ बातें जो है सुनाई देने लगती है क्योंकि हेलुसिनेशन के रूप में जो उसको देखने को मिल रहा है।
ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर क्या चीजें जो है देखने को मिल रही है और इस डिसऑर्डर में जो है क्या क्या देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं आखिर से कॉजेज क्या होते हैं, किस कारण से जो है ये सारे चीजें जो है देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कॉजेज के बारे में बात करेंगे। पहला होता है प्राइमरी सेरेब्रल डिजीजेस, मीन जो है हमारे सेरेब्रल डिजीज जो होते हैं, जो प्राइमरी रूप में होते हैं, उस कारण से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या क्या है, एपिलेप्सी के कारण देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली टेम्पोरल लोब सीजर अगर इंसान के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगे। इंसेफेलाइटिस के कारण देखने को मिल सकता है, मीन्स ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो रहा है किसी भी इन्फेक्शन के कारण से। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है हेड ट्रोमा, मीन्स हेड ट्रोमा में जो है अगर कंकशन है या फिर इंजुरीज है तो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर, हो सकता है कैंसर हो, नियोप्लाज्म हो तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वास्कुलर डिजीज हो सकता है इंसान के अंदर जो है स्ट्रोक्स आ रहे हो, हेमरेज आ रहे हो तो भी देखने को मिलेंगे। तो जेनेटल ब्रेन मालफॉर्मेशन मीन जो है बचपन से ही जो है यहाँ पर जो है हेरिडिटी रूप में जो है उसका ब्रेन मालफॉर्मेशन है तो भी ऐसे चीज जो है उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड दैट्स ऑल आर द प्राइमरी सेरेब्रल डिजीजेस। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सिस्टेमिक डिजीजेस, मींस हमारे बॉडी की जो सिस्टम्स है वहां पर जो डिजीजेस है उस कारण से जो है चीजें देखने को मिलेगी। तो हो सकता है इंसान के अंदर जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो, मींस लो थायराइड हार्मोन जो है बॉडी के अंदर हो। नेक्स्ट हो कसिंग डिजीज, यहाँ पर जो है एक्सेस कोर्टिसोल होगा। अगर इंसान के अंदर कोर्टिसोल बहुत ज्यादा होगा तो इंसान जो है स्ट्रेस में रहेगा, इंसान डिप्रेशन में रहेगा। हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता है, इनसफिशिएंट लो ऑक्सीजन है तो भी देखने को मिलेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिल रहा है, लो ब्लड शुगर है तो भी देखने को मिलेंगे। एंड सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस देखने को मिल रहा है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है और यहाँ पर जो है इंसान के अपने बॉडी के सेल ही जो है डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर जो है जैसे कि ज्वाइंट पेन हो गया, ये सारे सिम्टम्स जो है आसानी से देखने को मिलते हैं। किसमें, सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस में। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्रेनियल नियोप्लाज्म, जो है एक्स्ट्रा क्रेनियल नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म का मतलब ये होता है कैंसर। तो कैंसर आउटसाइड द ब्रेन इफेक्टिंग ब्रेन फंक्शन, इस कारण से जो है ब्रेन फंक्शन जो है यहाँ पर इफेक्ट होंगे। एंड दैट्स ऑल आर द सिस्टेमिक डिजीजेस। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो कुछ कुछ ड्रग्स के कारण भी जो है, कुछ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण भी जो है यहाँ पर चीजें जो है बिगड़ती है। जैसे हो गया अगर इंसान बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड ले रहा है, अगर इंसान जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं या फिर एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो अल्कोहल को लेता है या फिर साइको एक्टिव सब्सटेंस ले रहा है, ड्रग टॉक्सिसिटी जो है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में भी जो है इस प्रभाव के कारण भी जो है यहाँ पर जो है चीजें देखने को मिल सकती है और जो है यहाँ पर ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल रही है वो है टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन दिस ग्रुप। आखिर इस ग्रुप में जो है कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब बात आती है तो सबसे पहला है ऑर्गेनिक हेलुसिनोसिस, मींस परसिस्टेंट हेलुसिनेशन ड्यू टू ब्रेन पैथोलॉजी। यहाँ पर ब्रेन के पैथोलॉजी जो है पूरे तरीके से हिल गया है जिस कारण से जो है परसिस्टेंट हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, मींस लगातार जो है इंसान हेलुसिनेशन में ही जिएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कैटाटोनिक डिसऑर्डर्स, यहाँ पर इंसान के मोटर इमोबिलिटी होंगे, जब वो हिलना नहीं चाहेगा या फिर जो है हमेशा उछलते कूदते रहेगा या फिर एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेन डैमेज के कारण जो है एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी देखने को मिलेगा, या तो कुछ भी नहीं करेगा या फिर जो है बहुत ज्यादा करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक डिल्यूजनल डिसऑर्डर, डिल्यूजन मतलब क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, और यहाँ पर इंसान जो है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ में जिएगा लिंक्ड टू द ब्रेन डिसफंक्शन, मीन जो है उसके ब्रेन के डिसफंक्शन के कारण जो है इंसान फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ में जो है जिएंगे। और यहाँ पर ये चीज जो है याद रखना है, ये सारे चीज जो है यहाँ पर साइकोलॉजिकल कारण से नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर ये सारे चीज जो है या तो फिजिकल कारण से हो रहे हैं या फिर जो है बायोलॉजिकल कारण से हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स, मींस मूड डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा, जैसे डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, ड्यू टू ब्रेन डिजीज के कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनिक एंजाइटी डिसऑर्डर मीन यहाँ पर जो है एंजाइटी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो है एक्सेसिव एंजाइटी लिंक्ड टू सेरेब्रल पैथोलॉजी, मीन जो है सेरेब्रल डिस्टर्बेंस के कारण जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। मींस सारे चीजें यहाँ पर हो रही है, हेलुसिनेसिस भी हो रहा है, कैटाटोनिक डिसऑर्डर्स भी हो रहा है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी हो रहा है, मूड डिसऑर्डर भी हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हो रहा है, लेकिन सारे चीज जो है उसके आगे लगा हुआ है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मींस ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, इसके काउजेस जो है वो सारे काउजेस जो है बायोलॉजिकली है या फिर फिजिकली है, यहाँ पर एक भी जो है साइकोलॉजिकली तरीके से चीजें नहीं हो रहा है।
ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर्स। जब ये चीजें होंगी तो यहाँ पर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला है इमोशनल इनस्टेबिलिटी। लेबिलिटी मींस उसके अंदर जो है इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहेगा, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। अगर खुश होना है तो खुश है और अचानक से जो है वो रोना शुरू कर दिया, मींस अचानक से जो है उसके जो है इमोशन जो है वो स्टेबल नहीं रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। पुअर इंपल्स कंट्रोल, अपने इंपल्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। भूख लगेगा तो दौड़ जाएगा, प्यास लगेगा तो कुछ भी पी लेगा, अपने इंपल्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एपैथी और इंडिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, मींस जो है उसके अंदर किसी भी तरीके का इमोशंस देखने को नहीं मिलेगा और किसी दो चीज में जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि हमें कहाँ रोना है कहाँ हंसना है। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन। बहुत ही जो है किसी भी चीज पर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और किसी को भी टारगेट कर देगा या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध देखने को मिलेगा। एग्जीग्रेशन ऑफ अर्लियर पर्सनालिटी ट्रेट्स, और यहाँ पर जो इंसान का जो अर्लियर पर्सनालिटी ट्रेट्स होता है, उसके अंदर के जो पर्सनालिटी होते हैं और अभी जो पर्सनालिटी होते हैं उस दोनों के बीच में जो है एग्जीग्रेशन होता है। तो दोनों लड़ते रहता है कि हमें दिखाना है या फिर तुम्हें दिखाना है, मींस अपने पर्सनालिटी को वो सही तरीके से जो है स्टेबल नहीं रख पा रहा है कि हमें किस तरीके के पर्सनालिटी में जीना है। ओके, तो दैट्स ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स व्हिच इज सीइंग अंडर द डिसऑर्डर्स, और जहां पर देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट। जब बात मैनेजमेंट के कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इस सारे डिजीज को जो है किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे। यहाँ पर सिंपल सा चीजें हैं कि जो भी कॉजेज हैं उन सारे कॉजेज को जो है सही कर दो, जिस कारण से चीजें हो रही है उसको सही कर दो, चीजें अपने आप जो है सही हो जाएंगी। तो ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, अगर जो है उसका मूड स्टेबल नहीं है यहाँ पर लिथियम देना है और उसके मूड को स्टेबलाइज करना है। अगर मेनिया है तो लिथियम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कार्बामेजापाइन देना है वहां पर, अगर जो है एपिलेप्सी की चीज देखने को मिल रहे हैं तो कार्बामेजापिन देना है एंटी एपिलेप्टिक के तौर पे। नेक्स्ट है एंटी साइकोटिक्स, अगर जो है उसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो एंटी साइकोटिक्स देना है और उसके एजिटेशन को, उसके साइकोसिस को जो है यहाँ पर मैनेज करने का प्रयास करना है। मैनेजमेंट यहाँ पर सिंपल सा चीज है कि जो भी कॉजेज हैं उस सारे कॉजेज को जो है यहाँ पर इसको सही करना है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने जो है देखा पेथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होते हैं, और डायग्नोसिस वही होता है कि डायग्नोसिस क्या होगा कि जो ICD-11 है अगर वहां पर जो है चीजें मिल रही है, अगर वहां पर जो है सारी चीजें मिल रहे हैं तो उसी के आधार पर जो है हम लोग बोल देंगे कि हाँ उस इंसान को है इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और इन सभी का जो है ICD कोर्स जो है इस चैप्टर के फर्स्ट वाले लेक्चर में जो है मैं अच्छे तरीके से बताया हूं एक चार्ट में बना करके। ओके, अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले होगा असेसमेंट। क्या करना है? असेसमेंट करना है, डिटेल्ड हिस्ट्री निकालना है कि कब हुआ था, किस कारण से हो रहा है, मेडिकेशन ले रहे हो क्या, हेड इंजुरी हिस्ट्री क्या है, या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है, इसका ओरिएंटेशन सही है कि नहीं है, क्या टाइम में है, कौन सी जगह पे है, मेमोरी सही है कि नहीं है, थॉट प्रोसेस सही है कि नहीं है, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, लैब एंड इमेजिंग रिपोर्ट रिव्यू करना है। जितने भी लैब रिपोर्ट निकलवाएंगे, चाहे वो ब्लड का टेस्ट हो, चाहे वो यूरिन का टेस्ट हो, जो भी टेस्ट हो, MRI हो या फिर जो है स्कैनिंग हो, उन सभी का यहाँ पर जो है टेस्ट करना और पता लगाना है यहाँ पर क्या क्या चीज जो है देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने असेसमेंट किया। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पहला होता है इंश्योर सेफ्टी, उसका सेफ्टी का ध्यान रखना है, प्रिवेंट फॉल फ्रॉम इंजुरी, कहीं वो गिर ना जाए, कूद ना जाए, रिमूव करना है हार्मफुल ऑब्जेक्ट को उसके पास से, असिस्ट करना है, मोबिलिटी इफ नीडेड, अगर जो है वो चाहता है कि हमको चलना है, कहीं पे जाना है तो वहां पर उसको हेल्प करना है, सपोर्ट ओरिएंटेशन, उसको बताते रहना है कि भी कौन सा टाइम हो गया है, क्लॉक्स के यूज से, कैलेंडर के यूज से, नेम बोर्ड के आधार पे कि मीन वहां पर जो भी लोग हैं वहां पे कौन कौन से लोग हैं, रिपीट करना है इंफॉर्मेशन को जेंटली तरीके से, एंड कीप एनवायरनमेंट फेमिलियर एंड वेल लिट, मीन जो है वहां के जो भी एनवायरनमेंट होंगे उसको फेमिलियर रखना है। तो जो भी इंसान रहेगा उसको जो है पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो है कौन कौन इंसान जो है बैठे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलना है प्रमोट सेल्फ केयर, उसको प्रमोट करना है ताकि वो अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखे। इनकरेज करना है ADL मींस एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए, मीन किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हाइजीन को मेंटेनेंस करके रखना है, उन सभी चीज के लिए जो है उसको इनकरेज करना है और उसको अपने सुपरविजन में रखना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड करना है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, मीन किस तरीके से चीजों को किया जाए, उस सारे इंस्ट्रक्शन को जो है स्टेप बाय स्टेप तरीके से जो है
उसको बताना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है मैनेज बिहेवियरल चेंजेस, मींस उसके अंदर जो है अगर मूड चेंज देखने को मिल रहा है तो उस बिहेवियरल चेंज को जो है मैनेज करना है। यूज काम एंड रिएश्योरिंग टोन, जब भी उससे बात करो तो कामली तरीके से, एंड रिएश्योरिंग टोन में कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। अवॉइड करना है आर्गुमेंट एंड कन्फ्रंटेशन को, उसके साथ जो है बहस नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है। डिस्ट्रैक्ट करना है रेदर देन डायरेक्टली कंट्राडिक्ट डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, अगर उसके साथ जो है डिल्यूजन हो रहे हैं, किसी चीज को मान के बैठा हुआ है, हेलुसिनेशन हो रहा है, तो वहां पर जो अचानक से उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वहां पर डायरेक्टली रूप से जो है उसको वहां पर मना नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके जो है उसको संभालने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है मेडिकेशन मैनेजमेंट, जब बात आती है मेडिकेशन का तो यहाँ पर एडमिनिस्टर करना है ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी डॉक्टर जो है यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है ड्रग्स को, चाहे वो एंटी कन्वल्सेंट हो, मूड स्टेबलाइजर हो, एंटीसाइकोटिक्स हो, उन सभी को जो है यहाँ पर देना है। नेक्स्ट है मॉनिटर करना है साइड इफेक्ट क्लोजली तरीके से, और जो भी मेडिकेशन हम दे रहे हैं उसका कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना साइड इफेक्ट है, उन सभी चीज को जो है यहाँ पे मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट, जब बात करते हैं इमोशनल सपोर्ट का तो बी एम्पैथेटिक एंड नॉन जजमेंटल, वहां पर जो है अपने आप को उस तरीके में रख करके जो है सोचना है, और जहां पर उस इंसान को जज नहीं करना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, पागल है क्या, वहां पे बोल नहीं देना है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इन्वॉल्व फैमिली इन केयर, जब केयर दे रहे हो तो उसके फैमिली को भी जो है वहां पे इन्वॉल्व करना है, बताना है क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से ठीक होगा, ये बीमारी क्या है। एडुकेट करना उसके फैमिली को अबाउट इलनेस के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, कितना दिन में ठीक होगा, क्या क्या होता है, और केयर टेक्निक के बारे में, ताकि अपने पेशेंट का जो है वो सही तरीके से केयर दे पाए। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, उसके कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के लिए कार्य करना है, जैसे उसको इंगेज करना है पजल्स में, रीडिंग में, सिंपल डिस्कशन में, ताकि उसके अंदर का लर्निंग पावर जो है जग जाए, उसके अंदर का मेमोरी पावर, उसके इंटेलिजेंस पर जो है थोड़ा थोड़ा जो है स्टिमुलेशन पड़े, और वो चीज जो है धीरे धीरे जो है बेहतर होता चला जाए। और यहाँ पर इनकरेज करना है उसके हॉबीज को। ओके, गेरियाट्रिक फोकस का अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉनिटर करना है डिलेरियम पोस्ट सर्जरी एंड इलनेस के कारण अगर हो रहा है, हो सकता है कि उसका पोस्ट सर्जरी हो और उसके बाद जो है उसके साथ जो है डिलेरियम देखने को मिल रहा हो, तो ऐसे चीज भी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एंश्योर करना है एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, उसको सही तरीके से जो है हाइड्रेशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इस चीज को जो है एंश्योर करना है। एंड प्रिवेंट करना है प्रेशर सोर्स इन बेडरिडन पेशेंट, अगर पेशेंट जो है बहुत दिनों तक से जो है वो बेड में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर देखना है क्या जो है पेशेंट को बेड सोर्स तो नहीं हो गया है, उसके पीठ में घाव तो नहीं हो गए हैं, उन सारी चीज को जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से चेक करना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लास्ट टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस का है, वह है गेरियाट्रिक कंसीडरेशन। जब बात करते हैं क्या, जिसका बात करते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स का, यहाँ पर गेरियाट्रिक कंसीडरेशन क्या होगा। यहाँ पे कहा गया ओवरव्यू के रूप में, एल्डरली आर मोर प्रोन टू डिलेरियम, जो ओल्डर पेशेंट होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं डिलेरियम का, क्योंकि जो है उसके अंदर जो है बहुत सारे डिलेरियम के सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं, काउज्ड बाय किसी इंफेक्शन के कारण, किसी सर्जरी के कारण, किसी मेटाबॉलिक इश्यू के कारण। एंड द रिस्क ऑफ डेथ इंक्रीज विद एज इफ डिलेरियम अनट्रीटेड, अगर जो है डिलेरियम को अनट्रीटेड रखा गया, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो रिस्क होता है डेथ इंक्रीज विद एज, मींस जिस तरीके से उसका एज बढ़ेगा उस हिसाब से जो है उसके मरने के चांस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बोल रहा है वो है डिमेंशिया प्रिवेलेंस राइजेस विद एज एंड मेनली अल्जाइमर डिजीज एंड द वास्कुलर डिमेंशिया, और जिस जिस तरीके से उसका एज बढ़ते जाता है उस हिसाब से जो है डिमेंशिया होने के चांस जो है बहुत ज्यादा होते जाते हैं, और खासकर अल्जाइमर डिजीज और खासकर वास्कुलर डिमेंशिया। तो यहाँ पर जो है अगर डायबिटीज भी हो रहा है, हाइपरटेंशन भी हो रहा है, तो इस कारण से भी जो है यहाँ पर वास्कुलर डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। ये सारे गेरियाट्रिक कंसीडरेशन थे। तो यहाँ पर जो है बड़े बुजुर्गों को या फिर जो है ओल्डर पेशेंट होते हैं उनको जो है किस तरीके से केयर देना होता है उसके बारे में जो है हमें यहाँ पर बात किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा किस तरीके से ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, और ये जो है किसी ट्रॉमा के कारण या फिर जो है किसी भी जो है चोट के कारण, किसी भी एक्सीडेंट के कारण, या फिर जो है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण जो है देखने को मिल रहा है। उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। तो लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, क्या कंफ्यूजन रह गया, कौन से क्वेश्चन रह गए, नीचे कमेंट करना है। एंड कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्री समझ में नहीं आता है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक तुमको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल घंटी को बजा देना है। ओके, थैंक यू।